नमस्कार। उदय इंडिया के डिजिटल हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता मित्तल। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर है पीएम मोदी से जुड़ी हुई। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि वह हमारे समय की कद्दावर हस्ती थी। वह एक ऐसी दिग्गज थी जिन्होंने अपने देश और लोगों को प्रेरक नेतृत्व प्रदान किया। ब्रिटेन की सबसे लंबी समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 70 साल तक शासन करने के बाद गुरुवार को स्कॉटलैंड के बारमोरल कैसल में निधन हो गया। वह 96 वर्ष की थी। पीएम मोदी ने 2015 और 2018 में रानी के साथ अपनी यादगार बैठकों को याद करते हुए कहा कि उन्होंने सार्वजनिक जीवन में गरिमा और शालीनता का परिचय दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं उनकी गर्मजोशी और दया को कभी नहीं भूलूंगा। एक बैठक के दौरान उन्होंने मुझे वह रुमाल भी दिखाया जो महात्मा गांधी ने उन्हें उनकी शादी में उपहार में दिया था। मैं हमेशा उस इशारे को संजो कर रखूंगा। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मौत के बाद विश्व भर में दुख का माहौल है। अगली खबर हमारी उत्तर प्रदेश से है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में यूपी में माफिया राज को खत्म करके प्रदेश को दंगा मुक्त बनाया गया है। अब उसी तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम शुरू होगी। भ्रष्टाचारियों की 7 पीढ़ियों की संपत्ति जब्त करके उसका इस्तेमाल गरीबों के हित में किया जाएगा। सीएम योगी आज जौनपुर में जनता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जौनपुर जिले के लिए 258 करोड़ की 116 परियोजनाओं की शुरुआत की। योगी ने कहा कि 2017 के पहले की सरकारें जो भी थीं, उनकी जीन में ही भ्रष्टाचार शामिल था। तब अपने ठेकेदारों और गुर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी योजनाएं बनाई जाती थी। हर काम का दाम पहले से तय होता था। सत्ता पोषित भ्रष्टाचार का यह रैकेट घुन की तरह पूरे प्रदेश की व्यवस्था को खोखला कर रहा था। लेकिन आज परीक्षाएं हो या नियुक्तियां, सब में शुचिता और पारदर्शिता है। शासन की योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को आज मिल रहा है। और अब हमारी जो खबर है वो ममता बनर्जी से जुड़ी हुई है। ममता बनर्जी ने कहा है कि नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन और मैं वादा करते हैं कि हम साथ मिलकर बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में 100 सीटों पर ही रोक देंगे। पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40, उत्तर प्रदेश में 80 और झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं। ममता ने कहा कि शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव के बाद खेला होबे का अगला सीजन बंगाल में शुरू होगा। बीजेपी को अपनी 300 सीटों पर बड़ा गर्व है, लेकिन 1989 में लोकसभा चुनाव हारने से पहले राजीव गांधी के पास 400 सीटें ही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना ममता ने कहा कि मन की बात अब मन की व्यथा में बदल जाएगी। और अब बात भारतीय सेना के पराक्रम की है। भारतीय सेना ने एक्स गगन स्ट्राइकर एक्सरसाइज नाम से एक बड़ा एयरबोर्न इंसर्शन एंड कॉम्बैट ड्रिल किया है। पंजाब के पटियाला में सैन्य बलों और हेलीकॉप्टरों ने एक अभ्यास किया जिसमें भारतीय सेना का दुश्मन के इलाकों में प्रवेश दिखाया गया है। पश्चिमी कमान के एक ट्वीट में कहा गया है कि पूर्व गगन स्ट्राइक ने दुश्मन के इलाके के अंदर स्ट्राइक बलों का समर्थन करने के लिए #हेलीबॉर्न ऑप्स में आर्मी एविएशन के साथ जमीनी बलों के संयुक्त अभियानों का अभ्यास किया। रात में अभियान के तहत अटैक हेलीकॉप्टरों का संचालन किया गया। उन्होंने कहा कि अभ्यास युद्धक तत्वों के बीच तालमेल हासिल करता है और इसका उद्देश्य भारतीय सेना की बेहतर आक्रामक क्षमता को बढ़ाना है। अगली खबर हमारी सेना से ही जुड़ी हुई है। भारत और चीन की सेनाओं ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि उन्होंने पूर्वी लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग से पीछे हटना शुरू कर दिया है। दोनों सेनाओं के इस कदम से पेट्रोलिंग पॉइंट 15 क्षेत्र में 2 साल से अधिक समय से चला आ रहा गतिरोध खत्म हो जाएगा। दोनों सेनाओं ने एक संयुक्त बयान में कहा कि पीछे हटने की प्रक्रिया की शुरुआत जुलाई में हुई 16वें दौर की उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता का परिणाम है। भारत चीन के बीच 16वें दौर की कोर कमांडर स्तर की बैठक में बनी सहमति के अनुसार 8 सितंबर 2022 को गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र से भारतीय और चीनी सैनिकों ने समन्वित एवं नियोजित ढंग से पीछे हटना शुरू कर दिया है, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता के लिए अच्छा है। उज्बेकिस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात होने वाली है।
बताया जा रहा है दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हो सकती है। इसके पहले दोनों देशों ने सीमा पर तनाव कम करना शुरू कर दिया है। और अब बात है सुप्रीम कोर्ट की। हिजाब बैन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से अहम सवाल किया है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब कैसे अनिवार्य हो सकता है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि इस्लाम के 5 मूल सिद्धांतों में नमाज, हज, रोजा, जक़ात और ईमान का पालन अनिवार्य नहीं है। इस पर अदालत ने हिजाब के बारे में सवाल किया। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने फातिमा बुशरा नाम की याचिकाकर्ता के वकील मोहम्मद निजामुद्दीन पाशा से यह सवाल किया। पाशा यह समझा रहे थे कि इस्लाम में अपने अनुयायियों के 5 मूल सिद्धांतों का पालन कराने की जबरदस्ती नहीं है। पाशा ने कहा, इन सिद्धांतों का उल्लंघन करने की कोई सजा नहीं मिलती। पाशा ने दलीलें पेश करते हुए कहा कि सिद्धांतों का पालन करने की बाध्यता नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह इस्लाम में जरूरी नहीं है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब के बारे में फैसला देते हुए कहा कि हिजाब इस्लाम में एक जरूरी प्रथा नहीं है और इसलिए इसे शैक्षणिक संस्थानों में बैन किया जा सकता है, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। और अगली खबर हमारी आम आदमी पार्टी विधायक के भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है। पंजाब के अमरगढ़ से आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत गज्जन माजरा के ठिकानों पर ईडी की रेड 16 घंटे चली है, जिस दौरान ईडी ने 32 लाख रुपए कैश रिकवर किया है, जिसे ईडी अपने साथ ले गई। इसके अलावा गज्जन माजरा और उसके भाई का मोबाइल भी ईडी ले गई। ईडी ने उनके घर, स्कूल और फैक्ट्री से कुछ दस्तावेज भी जब्त किए हैं। 14 अफसरों ने उनके यहाँ रेड की। ईडी के अफसरों ने विधायक गज्जन माजरा और उसके भाई के बयान भी दर्ज किए। वहीं एमएलए जसवंत गज्जन माजरा ने कहा कि वह किसी तरह के दबाव में नहीं आएंगे। उनसे बराबर रुपया कारोबार की पेमेंट थी। अक्सर घरों में कैश पड़ा रहता था। वह ईडी की जांच में पूरा सहयोग करेंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने घोषणा की थी कि वह सिर्फ एक वेतन रुपया ही लेंगे। पंजाब के विधानसभा चुनाव में उन्होंने शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के सिमरजीत सिंह मान को हराया था। अगली खबर हमारी लव जिहाद से जुड़ी हुई है। यूपी के बांदा में पुलिस ने एक लव जिहाद का सनसनीखेज खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने बांदा के रहने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इनके चंगुल से पुलिस ने एक युवती को सकुशल बरामद किया है। जावेद नाम के एक युवक ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ रेप किया और बाद में उसे बहलाकर अपने परिवार और दूसरे लोगों के साथ मिलकर युवती पर मुसलमान बनाकर शादी करने का वो दबाव बनाता रहा। लेकिन पुलिस की सक्रियता के चलते हुए सभी दबोच लिए गए और पुलिस ने युवती को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने बताया, इस पूरे घटनाक्रम में जावेद की मां बेबी और बहन इशरत सहित परिवार के लोगों सहित कुछ बाहर के लोग भी शामिल थे। ये सभी एक प्लानिंग के तहत युवती को कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी और झांसी ले गए थे। इस दौरान वे युवती को धर्म परिवर्तन के लिए ब्रेन वॉश कराने के मकसद से एक दरगाह भी ले गए थे। इसके अलावा जब वे लोग युवती को हैदराबाद ले जाने की फिराक में थे तो इसी दौरान पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। इस मामले में एक आरोपी अभी तक फरार बताया जा रहा है। अगली खबर हमारी बिहार में सांप्रदायिक तनाव से जुड़ी हुई है। बिहार के सीवान में शोभा यात्रा पर मजहबी कट्टरपंथियों ने पथराव किया है, जिसकी वजह से 2 समुदायों में तनाव बढ़ गया है। 8 सितंबर की देर महावीर अखाड़ा शोभा यात्रा पर कट्टरपंथियों ने पथराव किया, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। पथराव में दोनों पक्षों से 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 9 पुलिसकर्मियों को भी गंभीर रूप से चोटें आई हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस पथराव का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मजहबी कट्टरपंथी मस्जिद पर चढ़कर शोभा यात्रा पर पथराव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आसपास के घरों की महिलाएं भी पत्थर फेंकती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसके बाद शोभा यात्रा में शामिल हुए लोगों ने भी पथराव शुरू कर दिया। एक दुकान में आग भी लगा दी। इस मामले में दोनों पक्षों से दर्जनों भर से भी अधिक लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और अब बात है क्रिकेट में झड़प की। पाकिस्तान क्रिकेटर आसिफ अली को दबंगई दिखाना महंगा पड़ गया है। उनके खिलाफ आईसीसी ने बहुत बड़ा कदम उठाया। पाकिस्तान के आसिफ अली और अफगानिस्तान के गेंदबाज फरीद अहमद पर एशिया कप सुपर 4 चरण मैच के दौरान हुए झगड़े के कारण मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया गया है।
दोनों को आईसीसी की आचार संहिता के लेवल 1 के अपराध का दोषी पाया गया है। आईसीसी के बयान के अनुसार अली ने आईसीसी आचार संहिता की धारा 2.6 का उल्लंघन किया, जो अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान अश्लील, आक्रामक या अपमानजनक इशारे से संबंधित है। वहीं फरीद को धारा 2.1.12 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, जो खिलाड़ी, सहयोग, स्टाफ, अंपायर, मैच रेफरी या किसी भी व्यक्ति के साथ अनुचित शारीरिक संपर्क से संबंधित है। उदय इंडिया के डिजिटल के हिंदी बुलेटिन में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद।